Hello student, myself Niranjan sir. Today I am going to discuss chapter number 5 NCERT Laws of Motion. इसके पीछे ये भी काइनेमेटिक्स का एक पोर्शन है जिसको स्टडी करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग जो स्टडी किए वो क्या था, वेलोसिटी जाने, पोजीशन जाने, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझे, एक्सेलरेशन समझे। मतलब मेन अगर बात कहा जाए तो हम लोग स्टडी किए, क्या किए, आपका वेलोसिटी को समझे क्या है सर, ठीक है, पोजीशन को जाने ये क्या है, और उसके बाद एक्सेलरेशन को समझे, ठीक है। लेकिन ये सब जो चेंजेस होते हैं, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसके काउज क्या हैं, इसको इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि आखिर ये जो मोशन में जो चेंजेज आते हैं, जो उसके स्टेट में चेंजेज आते हैं, ठीक है, कभी स्लो हो गया, कभी फास्ट हो गया, तो इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का डिटेल से प्रयास करेंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, जिससे कि जो छोटी छोटी बातें आगे आने वाली है वो सारा का सारा सही ढंग से समझ पाएँ। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये चैप्टर, ये जो कंप्लीट जब तक, मतलब मेरा जब एंड होता है ये वीडियो, तब तक आप इसका काफ़ी ज़्यादा, मतलब कंप्लीट आपको इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो जरा सा हम लोग हिस्ट्री में जाने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, ये आपको मालूम है। सर इसके पहले, न्यूटन के पहले आखिर मोशन में क्या क्या विकास हुआ, थोड़ा सा उसका हम लोग एक छोटा ओवरव्यू, ये जरूरी नहीं कि हम उसको जानें, लेकिन थोड़ा सा उसका ज्ञान होता है तो ये हमको सही रहेगा। तो देखिए, मोशन के बारे जो सबसे पहले जो स्टडी किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया और जो उसके बारे नियम बनाए गए, उस साइंटिस्ट का नाम है अरिस्टोटल। कुछ लोग उसको अरस्तु भी बोलते हैं। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन के बारे अपना प्रेडिक्शन दिया, ठीक है। अरिस्टोटल ने कहा, जरा मैं एक हिस्ट्री खींच लें, पहला जो आता है नाम वो है अरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन। दूसरा नंबर है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। और तीसरा स्टेप है जिसके बारे हम लोग अब जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। 3 स्टेप में सारे काम हुए। आखिर इसके क्या रहे, अपना अरिस्टोटल ने लॉ दिया, कॉमन ऑब्जर्व किया, किसी मोशन को देखा, तो इसने ये बताया कि जब भी कोई मोशन में चेंजेज आते हैं या मोशन हो रहा है तो उसके लिए फोर्स जरूरी है। मतलब फोर्स इज एसेंशियल पार्ट टू कंटिन्यू द मोशन। मोशन के लिए क्या हुआ, अरिस्टोटल का जो प्रेडिक्शन को लेंगे तो अरिस्टोटल ने कहा कि फोर्स इज नीडेड फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन, एनी काइंड ऑफ मोशन। बिना, चाहे आप यूनिफॉर्म बोले, नॉन यूनिफॉर्म बोले, पीछे पढ़े, लेकिन फोर्स तो जरूरी है ही, उसका कहना था कॉमन। देखिए छोटा बच्चा इसको एक्सपीरियंस करता है कैसे, एक खिलौना है, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक टॉय नहीं है तो उसको हल्का सा पुश किया, आगे गया, देख सकते थोड़ी देर में रुक जाता है, ठीक है, फिर वो दोबारा उसको जोर से धक्का देता है, फिर वो आगे जाता है। तो उसको ये बात का पता हो जाता है बच्चे को कि जब तक हम इसको धक्का नहीं देंगे ये आगे नहीं जाएगा। इससे ये पता चलता है कि इस मोशन के लिए फोर्स जरूरी है, जिस बात को अरिस्टोटल ने भी समझा। लेकिन बाद में जब इसके ऑब्जर्वेशन क्लोज जब ऑब्जर्व किया गया तो यह बात समझ में आई कि बहुत सारे मोशन नेचर में देखने को मिलते हैं जिसमें लगातार फोर्स नहीं लगता है, विदाउट फोर्स वो चल रहा है। जैसे कि सर एग्जांपल बताइए, अर्थ जो रोटेट कर रहा है अराउंड द सन, कंटिन्यूअस फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। एक बार स्टार्ट हो गया, कैसे स्टार्ट हो गया उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली इट इज मूविंग। तो यहाँ पर तो हमको फोर्स नहीं लगा। लेकिन अगर बात करें, गौर से देखा जाए तो ये देखेंगे कि अगर सपोज वी रोल ए बॉल on the surface, what we observe, after covering some distance you might have observed that ball get stopped। बॉल गया, आगे जाकर थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं रुक जाता है। बॉल क्यों रुक गया, बॉल इसीलिए रुक गया, यहाँ से बॉल को हमने पुश किया, ये आगे जाते जाते स्लो डाउन, अल्टीमेटली इट कम्स इनटू रेस्ट। रेस्ट क्यों हो गया सर, ऑफ, अच्छा, रेस्ट होने का कारण ये बना कि इसके अगेंस्ट एक काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स इस पे काम कर रहा है, जिसके चलते क्या हुआ, बॉल रुक गया। अच्छा, एक काम नहीं कर सकते क्या, फ्रिक्शन तो रोक दिया सर, अगर जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, जितना लॉसेस हो रहे थे, अगर उतना बाहर से हम पुश कर दें इसको, जैसे कैसे करेंगे सर, आप बाइक राइड करते हैं, देखते हैं कभी कभी आपका 60 का स्पीड मेंटेन करना है, आप हमेशा काटा रखें 60 पे चलना, जरा भी आगे पीछे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं घट रहा है, वहाँ भी तो उसको अपने आप डाउन होना चाहिए था। नहीं, जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से वो रिड्यूस होता, ठीक है, उतना आपने क्या किया, एक्सकलरेटर लेकर के सेम फोर्स आप उतना दे दिए, जो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और अब नेट फोर्स वहाँ जीरो हो गया, तो यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन है। कहने का मतलब क्या हुआ, जरा सा इस बात को हम लोग समझें। मैंने कहा कि चलिए देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर, तो अभी नॉर्मल है, चलाते हैं लोग बाइक, तो 100 का स्पीड जा रही है, यहाँ पर भी 100 ही रहे, और आपको इस बात की जानकारी है कि फोर्स जो है वो फ्रिक्शन इसके बीच में काम कर रहा है 50 न्यूटन सरफेस का, तो ये तो स्लो डाउन कर देगा, तो ब्रेक का काम करे, फिर भी यहाँ 100, यहाँ 100 कैसे हो गया 100, इसीलिए वो 100, क्योंकि 50 न्यूटन का आपने एक्सेलरेटर एक्स्ट्रा लिया, और 50 न्यूटन ये, अब माइनस 50 न्यूटन ये, नेट फोर्स हो गया जीरो। मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है, यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है। तब क्या हो गया, अरिस्टोटल का जो प्रेडिक्शन था, जो उसका प्रपोजिशन था कि ऑलवेज फोर्स इज नीडेड फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन, ये गलत हो गया। इसीलिए इसका जो कहा गया अरिस्टोटल फॉलेसी, ये इसकी जो है टोटल फॉलेसी, ये पूरा इसका एक फॉल्स स्टेटमेंट होकर रह गया। क्यों, क्योंकि बिना फोर्स, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो पर भी मोशन 100 कंटिन्यू जा रहा है, राइट, ठीक है। तो हम लोग अरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन का जो स्टार्टिंग जो अरिस्टोटल ने अपना प्रेडिक्शन किया, उसको हम लोग समझ पाए। अरिस्टोटल को अगर हम समराइज करके क्या कहा, दो बातें इसमें से आती है। एक बात और इसने कही, इसने कहा कि ओरिजिनल स्टेट है बॉडी का रेस्ट होना, ओरिजिनल स्टेट, हर एक बॉडी, ओरिजिनल स्टेट ऑफ ए बॉडी, जरा दोनों बात को समझिए। बॉडी कोई भी, जैसे यहाँ पे बॉल, फिर आते हैं उसी जगह, बॉल चला, यहाँ आगे जाकर रुक गया, रेस्ट में आया, तो क्यों रेस्ट में आ गया, अरिस्टोटल ने कहा कि इसीलिए रेस्ट में आ गया कि इसकी कॉमन टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी है टू बिकम एट रेस्ट, रेस्ट में रहेगा, जो भी फॉल्स साबित हुआ। अर्थ कहाँ रेस्ट में आता है, अर्थ घूमा, एक दिन घूमता, दूसरे दिन कहता भाई आज तो थक गए, कल हम एक दिन हम रेस्ट करेंगे, ठीक है, अब न सुबह होगा न शाम होगा, जैसा एक टाइम बना वही बना, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब रेस्ट जो है ओरिजिनल स्टेट नहीं है। तब फिर क्या है, ओरिजिनल स्टेट न तो रेस्ट है और न तो मोशन है। रेस्ट के साथ साथ ही अगर बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल स्टेट है। न यहाँ फोर्स चाहिए, फोर्स जीरो, रेस्ट में रखने क्या फोर्स चाहिए। दूसरा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी नेट फोर्स क्या चाहिए, जीरो, तब जाकर हमारा बॉडी रहेगा। बात समझ गए। इसका मतलब सारा फैसला कौन कर रहा है, फोर्स कर रहा है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स को ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारे सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो मॉडर्न जो साइंस है, ठीक है, मॉडर्न जो मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें सबसे बड़ा योगदान गैलीलियो का है। इसी के बेस पर न्यूटन ने अपना कंप्लीट जो आप देख रहे हैं, वो जो रूल्स दिया, जो लॉ दिया, वो गैलीलियो ही उसके बेस में है पड़ा हुआ। तो ज़रा सा गैलीलियो की तरफ भी हम लोग ध्यान देंगे। इन्होंने दिया लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी थोड़ा हम इसको समझेंगे कि आखिर इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या आया, ठीक है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या। देखिए तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है जो आपका अरिस्टोटल का जो प्रपोजिशन था, अरिस्टोटल का जो लॉ ऑफ मोशन है, दोनों के फर्क को जरा साथ साथ महसूस करेंगे। अरिस्टोटल का प्रपोजिशन क्या था कि रेस्ट ओरिजिनल स्टेट है, ठीक। दूसरा प्रपोजिशन दिया कि ऑलवेज टू मेंटेन द मोशन वी रिक्वायर ए फोर्स, जब भी मोशन होगा तो बिना फोर्स का मोशन संभव नहीं है। लेकिन गैलीलियो ने उल्टा जवाब दिया। गैलीलियो ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। वास्तव में क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है
तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। मतलब क्या हुआ सर, अपने स्टेट को मेंटेन करेगा। उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिस वजह से एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और तब समझेंगे कि इसने इसके अगेंस्ट में कैसे कहा। ठीक है, विदाउट एनी फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, तब पर भी हमारा मोशन होगा। इसको साबित इस तरह से किया कि देखिए, एक हम इस तरह का एक लेते हैं, समझिए इस तरह का बना हुआ कोई प्लेट है जिसमें ये सिस्टम इस तरह से है, और एक बॉल को, एक इंक्लाइन प्लेन है ये, एक बॉल को यहाँ से हम छोड़ते हैं, आता है तो क्या होगा, ये आएगा नीचे, आने के बाद यहाँ पहुँचेगा और फिर यहाँ आता है बॉल, यहाँ आकर ये बॉल रुक गया यहाँ। दोबारा क्या होगा सर, दोबारा फिर ये गेट डाउन एंड कम बैक, इस तरह से होगा अगर ये बिल्कुल स्मूथ है तब। ठीक, फिर उसने क्या किया कि ये जो है इसको थोड़ा सा इसके स्लोप को चेंज किया, यहाँ पर आए, इसके स्लोप को चेंज किया, तो आप देख ही पा रहे जो इसका लेंथ है और इसका लेंथ है, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये बॉल इस बार फिर आया और बस रीच टू दिस, मतलब इस हाइट को मेंटेन किया। ये जो हाइट था, जिस हाइट से वो चला था, वो हाइट दोबारा रीच किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस से कोई मतलब, अपने स्टेट को मेंटेन किया कर। फिर अगर इसी तरह से इसको किया जाए, ठीक है, प्लेन को और इंक्लाइन को कम किया जाए, और लास्ट में ये कल्पना कीजिए कि इस तरह से हो जाए एकदम स्ट्रेट, तो ये तो ऊपर उसको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर आया तो ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, लास्ट में तो अगर छोड़ दे इसी तरह से और ये कंप्लीट अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए, तब क्या घटना घटेगी, ऐसी होनी चाहिए, क्या होगी, यही घटना होगा कि इट विल कंटिन्यू इन मोशन, कंटिन्यू, ये इसका मोशन जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड से हमेशा मूव करते रहेगा। सर ऐसा तो नहीं देखते हैं, गजब बात करते हैं सर, बॉल ऐसे देंगे हमेशा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ऐसा तो नहीं देखते हैं। देखिए नेचर में एयर है, सरफेस है तो फ्रिक्शन है, वो रोकेगा, कोई न कोई फोर्स यहाँ पर नेचुरल अवेलेबल है। ठीक है, वही कारण है कि ये स्टॉप होगा। अगर वो इन एब्सेंस ऑफ दोज फोर्सेज, जैसे अर्थ के पास वो फोर्स, अर्थ जो रोटेट करता है उस समय उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो वैसे केसेस में वो अपना कंटिन्यूसली मोशन में रहता है। आप जानते हैं भले ही वो रोटेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, लेकिन वो मोशन कंटिन्यू रहता है, क्योंकि क्या है, उसका अपना जो है किसी भी तरह का अगर फोर्स नहीं है तो वो कंटिन्यू मेंटेन करेगा। तो इनर्शिया उसके दिमाग में, यहीं से बात सामने आती है। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टेट है ऑब्जेक्ट उसको मेंटेन करेगा। मतलब यह हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है। सर फिर क्या होगा, चेंज करना रहेगा तब, तो कहा कि खुद ब खुद चेंज नहीं करेगा, उसको चेंज करने के बाहर का एक फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनर्शिया को हम डिफाइन करें तो एक छोटा सा डेफिनेशन, एकदम बच्चा सा डेफिनेशन ले सकते हैं जो समझ में आ जाए। वो होगा कि द इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, state of uniform motion or rest by itself is called inertia। मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है, जो रेसिस्ट करेगा, चेंज होने से रोकेगा। वो कहेगा हम चेंज नहीं होना चाहते हैं, हम रेस्ट में, हमको रेस्ट में रहने दो। अगर हम मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो हमको यूनिफॉर्म मोशन में रहने दो। ऐसा होता है क्या, नहीं, कोई ना कोई फोर्स उसको क्या करेगा, जगा देगा, कोई ना कोई फोर्स उसको उसके मोशन में, स्टेट में चेंजेस लाएंगे। अगर मोशन में तो रेस्ट है तो मोशन में वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो इनर्शिया का मोर और लेस हम लोग समझ पाए जो कॉन्सेप्ट को गैलीलियो ने दिया।
इन दोनों कॉन्सेप्ट को, पहला तो पूरा फॉल्स ही हो गया, लेकिन गैलीलियो के इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को केवल वही नहीं छोड़कर उसको न्यूटन ने आगे बढ़ाया और अपना प्रपोजिशन दिया, जो जिसको हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो 3 हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीनों मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल से, उसको देखेंगे। और ये सारा बेस किस पर है? इनर्शिया पर बेस्ड जो था उसी को ऑब्जर्व करते हुए न्यूटन ने अपना रूल्स को दिया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। शुरू करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपना मोशन के बारे क्या नियम दिए, उसने जो 3 नियम दिए, जिसे हम लोग फर्स्ट लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा स्टेटमेंट को देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, यूनिफॉर्म है, मतलब अगर यहाँ पर 30 की स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर भी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करें, तो इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में भी है, इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जब तक इसको कंपेल नहीं किया जाएगा, जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, तब तक इसके जो यूनिफॉर्मिटी है, जो 30 किलोमीटर पर आवर है, वही रहेगा। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब 30 से 40 नहीं होगा, 30 से 20 भी नहीं होगा। ये तभी होगा जब कि इस पर क्या लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में न्यूटन ने पहले नियम से हमको फोर्स का हिंट दिया, फोर्स के बारे में समझाया कि इसमें जो चेंजेस आएंगे तो फोर्स एक कारण बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि वास्तव में जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या करता है? डिफाइन कर रहा है किसको? फोर्स को। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स इज एन external cause due to which a body can change or tend to change its state or configuration। ये बड़ा मज़ेदार सा बात आने वाला है। फोर्स को डिफाइन करें, बड़ा डिटेल से हर बात को समझेंगे। ये कंप्लीट आपको फोर्स को डिफाइन करें। वास्तव में यहाँ फोर्स के बारे ही कहा गया, उस फोर्स को यहाँ पर समझेंगे आखिर फोर्स है क्या चीज़। कहा एक्सटर्नल कॉज बनेगा, एक्सटर्नल कारण है। मोशन के सारे जो चेंजेज हैं उसके पीछे कौन कारण है? सारे झगड़े का कारण जो कौन है बना हुआ? फोर्स। ड्यू टू विच ए बॉडी कैन चेंज और टेंड टू चेंज, या तो चेंज हो जाएगा या चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। कोई जरूरी चेंज हो, दीवार को धक्का देंगे थोड़े ना मूव करेगा मोशन, फोर्स तो है लगा हुआ। तो टेंड हम प्रयास कर सकते हैं, तो टेंड टू चेंज इट्स स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन। सर स्टेट को बदलने के लिए फोर्स चाहिए, सर कॉन्फ़िगरेशन को बदलने के लिए फोर्स चाहिए। बहुत बड़ी बात है और ये पूरा का पूरा इसके अंदर हमारा समाज आता है। क्या है? पहला नंबर आ जाए, इट्स स्टेट। स्टेट कितने होते हैं? ये जो स्टेट की बात आ रही है, अगर हम बात करें, इसको हटाते हैं और स्टेट को समझते हैं कि स्टेट का क्या कहा जा रहा है, फोर्स क्या करेगा। ठीक है, स्टेट देखिए क्या है। एक स्टेट बिहार है ना, एक स्टेट वेस्ट बंगाल है, वही स्टेट है क्या? नहीं, वो स्टेट नहीं है। एक जो इसका स्टेट है वो स्टेट है रेस्ट। ठीक है जी। दूसरा जो स्टेट है वो है यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा स्टेट जो है उसका स्ट्रेट लाइन। ये 3 स्टेट हैं। चौथा भी तो आप लिखे हैं सर, फोर्स के बारे में बात करेंगे सर, कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में नहीं आएगा, एक अलग से हम स्टार लगा दे रहे हैं और ये दे रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। इसको भी हम लोग डिटेल से समझेंगे और इसका मजा लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। रटने के लिए तो क्या है, बुक में 3 लाइन का डेफिनेशन दिया और रट लीजिए, पढ़ लीजिए कि हम पढ़ करके आ गए, विद्वान हो गए। ठीक है, और F=ma फार्मूला आता है सर, बस वो मज़ा नहीं, फिर आप फिजिक्स नहीं समझे, एंजॉय भी नहीं कर सकते। तो ज़रा सा हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे। चलिए, बात कर रहे थे
स्टेट क्या क्या होगा और इसमें कोई भी चेंजेस तभी होंगे जब फोर्स आएगा। पहला नंबर रेस्ट, ठीक है। रेस्ट से अगर चेंज करना है किसी चीज़ को तो फोर्स चाहिए, ठीक है। ये आपको कॉमन एक्सपीरियंस है। बॉल है रुका हुआ, आप क्या करते हैं, यू किक ए बॉल टू गिव इट इन मोशन, ठीक है, टू प्रोड्यूस मोशन। जैसे मोशन में प्रोड्यूस करना है, मोशन को प्रोड्यूस करना है, तब क्या करेंगे, हमको बॉल को किक करना पड़ेगा, राइट। यूनिफॉर्म मोशन है सर, तब क्या करेंगे सर, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता क्या है भाई, तो एक डायरेक्शन को मेंटेन करा जा रहा है, वो एक कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर अगर 30 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर भी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो सर इसको मेंटेन करें। हमने स्टेट अलग से इसको जोड़ा हुआ, तो 30 को मेंटेन कर। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर 30 नहीं, बीच में भीड़ हो गया, थोड़ा स्पीड को स्लो करना है, हम इसको 20 करें, कैसे करेंगे, तो ब्रेक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रेक लगाएंगे मतलब फोर्स लगाएंगे, रिटार्डिंग फोर्स होगा, उसको जो वीक करेगा उसके मोशन को, तो रिटार्डिंग फोर्स लगाए तब जा करके ये चेंज आए। हमको बढ़ाना है सर, बहुत स्पीड में जाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन तभी टूटेगा, तब क्या हो जाएगा, तो हमको क्या होना, एक्सेलेरेटर लेना पड़ेगा, तब उसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक। मतलब यूनिफॉर्म मोशन को भी खत्म करने के लिए जरूरी क्या चीज़ होगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। दो चीज़ करना होगा इसके लिए, या तो एक्सेलरेटर लेंगे तो स्पीड बढ़ेगा, या तो ब्रेक मारेंगे तो स्पीड घटेगा, दो में से एक काम करना है। तो रेस्ट हो गया। और आइए स्ट्रेट लाइन, सपोज यू आर राइडिंग ए बाइसिकल, सडनली यू गॉट ए टर्न, जा रहे हैं साइकिल से, एक बैक आपको रास्ते में टर्न आया, ठीक, आप क्या करते हैं, छोड़ देंगे, केवल पैडल मारते रहेंगे क्या, नहीं, यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल। साइकिल के हैंडल को आपको मोड़ना पड़ेगा, अपने आप नहीं मोड़, ये जो आप मोड़े इसका मतलब यू आर अप्लाइंग ए फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। आपने स्ट्रेट लाइन से जा रहा था स्ट्रेट, आपने चेंज किया था, यहाँ पर क्या किया, इस जगह आपने इसके मोशन को चेंज किया, आपने हैंडल के ऊपर यू अप्लाइड ए फोर्स, तब चेंज। इन तीनों चीज़ों के लिए फोर्स जरूरी है। बात तो समझ में आ गई सर, ठीक है। लेकिन सर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका भी ख्याल कीजिए। बड़ा मारपीट करते, फैटम फैटी किए, कैसे उसका मुंह पूरा सूजन आ गया, पूरा शेप बिगाड़ दिया उसका। खैर ये सब अपने करना है, कोई चीज़ गिरा उसका शेप बिगड़ गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। ये किसी भी चीज़ का शेप और साइज बदलने के लिए हो सकता है। और भाई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, छोटा सा बात है, एक स्ट्रिंग है और ये इसको खींचेंगे, स्ट्रेस करेंगे, तब क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, वो भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ। लेंथ बढ़ सकता है, अगर कोई सीट है आयरन का, उसके ऊपर हथौड़ा मारे, हैमरिंग कर रहे हैं, क्या होगा, वो सीट चौड़ा होगा, एरिया बढ़ेगा। तो लेंथ बढ़ने के लिए एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कैसे, बैलून है, फूंक रहे हैं तो क्या होगा, बैलून का शेप बढ़ेगा, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो ये जो जितने जो चेंजेज आ रहे हैं, लेंथ चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, ये सब चेंजेस कब हो रहे हैं, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स। तो ये उसी को कॉन्फ़िगरेशन, एक लाइन में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सब कुछ आ गया कि अगर उसका शेप बदलना है, कॉन्फ़िगरेशन को सिंपल समझिए तो कहिए शेप बदलने के लिए भी फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा गजब का चीज़ है, इसमें एक अलग टाइप का फोर्स है, इसमें एक अलग टाइप का फोर्स है। ज़रा इसका भी हम लोग मजा लेंगे कि सर कॉन्फ़िगरेशन दी है तो ज़रा डिटेल से हमको बताइए कि आप ये करें कि इसमें लगेगा अलग टाइप का फोर्स और इधर लगेगा क्या है, इसमें अलग फोर्स और इसमें अलग, दो तरह के फोर्स होते हैं। बात पर बात बनी तो आगे बढ़ रही। एक फोर्स को कहते हैं बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, और दूसरे को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अंतर क्या है, इसके मोशन के लिए, रेस्ट से आने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और ये जितनी चीज़ें हो रही है इसके लिए ज़रूरत है अनबैलेंस फोर्स चाहिए। नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, बैलेंस में जीरो हो सकता है, ठीक है। दोनों तरफ से एक अलमीरा है, ये रहा, आप इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, कोई उधर से ही फोर्स लगा, ये पिचक गया, थोड़ा इसका शेप बदल गया, चेंज कर गया, डिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है, ऐसे हो गया, ये हो गया चेंज। तो चेंज हो गया, क्यों हुआ चेंज, क्योंकि आपने बैलेंस फोर्स लगा, दोनों तरफ से उसको दबा दिया इक्वल। तो दोनों फोर्स, इधर का 10 न्यूटन है प्लस, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, बैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होगा, अनबैलेंस फोर्स से कोई चीज़ मोशन में, स्टेट में चेंजेस। क्लियर हो गया बात। जब कभी भी ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई बॉडी, समझ रहे हैं बात, कि ये जो मतलब बैलेंस फोर्स और मोशन में हो, बैलेंस से मोशन कभी संभव नहीं है। जब तक अनबैलेंस नहीं होगा तब तक मोशन नहीं आएगा। तो हम लोग इसी बहाने, हालांकि बैलेंस अनबैलेंस हमको लगता है 6 या 4-5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आप थोड़े डिटेल से समझे, ब्रॉड समझे क्या, कि बैलेंस फोर्स से मोशन संभव नहीं है,
अनबैलेंस फोर्स से ही मोशन में चेंजेस संभव है रेस्ट में, ठीक है। रेस्ट है तो मोशन, मोशन है तो रेस्ट में। इन बातों की जानकारी ली तो हम लोग ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ को स्टडी किए, उसके डेफिनेशन को समझे। इससे क्या पता चला न्यूटन फर्स्ट लॉ से? इससे हम लोग फोर्स को डिफाइन किए कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है ड्यू टू विच ए बॉडी चेंजेज इट्स ए स्टेट। फोर्स के कारण ही बॉडी के स्टेट में चेंजेस आते हैं। उसके बाद, ठीक है, हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को लेंगे और इनर्शिया को पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 में भी आपने स्टडी किया है कि इनर्शिया, थोड़ा सा एक इसके ऊपर भी हम लोग आते हैं, चर्चा कर देना ठीक रहेगा, डिस्कस कर ही लेते हैं कि इनर्शिया का क्या रोल है। देखिए जरा इनर्शिया की कहानी क्या है, इसको भी देखें। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं। है क्या सर? ढीठपनी नहीं कहते किसी को, तुम बोलते रहो, हम तो वही करें, नहीं सुनेंगे, एकदम अपना जो है वही काम करें, उसी को कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। मतलब हम अपने जो भी चीज़ हो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो एक अब मोशन में इसमें सर, इसमें उसको क्यों जोड़ दिए सर? चलिए यहाँ भी हम लोग देखेंगे कैसे मेंटेन करता है। तो इनर्शिया ऑफ एक हुआ रेस्ट की इनर्शिया, हम बस बैठे तो बैठे रहेंगे, इनर्शिया। दूसरा है इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की इनर्शिया, इसमें स्ट्रेट लाइन आ गया इसके अंदर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप पढ़े हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चीज़ है? देखिए कॉमन एक्सपीरियंस आप देखते हैं, बस में बैठे हुए हैं या ट्रेन में हैं और सडनली ट्रेन स्टार्ट करती है, तो आपका क्या होता है? आप पीछे की ओर जो है झुकते हैं, ठीक है। पीछे की ओर क्यों झुकते हैं? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि कोई पेड़, अभी तो आम का सीजन है तो आम फले हुए हैं, ठीक है, और यू आर शेकिंग द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, ठीक है, उसको आप जोर से vigorously you are just shaking the branch of the tree. What happens? Some mango fall down. कुछ न कुछ आम नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो शेक किया तो जो मैंगो जो था उसका ओरिजिनल स्टेट है रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन ब्रांचेज हिल गया, तो जो ब्रांचेज जो ये हिला, ठीक है, और आम चाह रहा कि हम अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन करें, तो उसको एक झटका लगेगा, ठीक है, उसके चलते जो जो वीक पॉइंट वहाँ से ब्रेक करके नीचे गिर जाएगा। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हुआ। बस में क्या बताया सर? जो इनिशियल स्टेट होगा वही स्टेट को हम लोग मानते हैं कि रेस्ट है या मोशन है। जैसे बस स्टार्ट हुआ तो बस से जो लगा हुआ जो आपका जो बॉडी का जो पोर्शन है वो तो उससे कांटेक्ट में था तो वो मोशन में आ गया, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो बॉडी हमारा है वो चाहता है रेस्ट में रहें, तो एक पोर्शन आपका बॉडी आगे चला गया, ठीक है, आगे निकल गया, तो नेचुरल के पीछे का जो पोर्शन आप पीछे ही रह गए, तो एक जर्क महसूस होगा। ये उसका एग्जांपल है। बस में जा रहे हैं, ठीक है जी, और सडनली ड्राइवर को कुछ नजर आया और ब्रेक मार दिया, बड़ा हार्ड ब्रेक मारा, क्या होगा? आपका यूनिफॉर्म जा रहा है, ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक मारने के चलते आप आगे गिरेंगे कि पीछे? भाई पहला स्टेट क्या आपका? आपकी बॉडी मोशन में थी, तो जो बॉडी कांटेक्ट में है बस से, ठीक है, वो तो रेस्ट में आ गया उसके ब्रेक लगाते ही, लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी स्टिल इन मोशन, तो ऐसे करके मुंह के बल गिर जाएंगे, क्योंकि आगे का जो बॉडी वो मोशन में है, तो हम लोग नीचे फॉल डाउन कर जाएंगे। ये हुआ। डायरेक्शन क्या है सर? आप लोग देखे होंगे, इसको भी फील किए होंगे, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, पूरा बुक में पूरा भरा हुआ कहानी। डायरेक्शन क्या है सर? कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कार बहुत स्पीड में है, और सडनली वो टर्न लेता है। जैसे ही टर्न लगेगा तो यू जस्ट फील ए एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्स्ट्रा लगता है कि आपको जैसे बाहर जर्क जैसा महसूस होगा, जैसे आप फेंका जाएंगे बाहर, गिर जाएंगे, समझ गया ना? तो दरवाजा से एकदम लगता है सट गया, उसमें जाकर लगता है पता नहीं गिरे, तो ऐसा महसूस होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर महसूस होता है इन वन साइड। तो वो क्यों होता है? इनर्शिया के चलते होता है कि मेंटेन कर रहा स्टेट एंड सडनली डायरेक्शन चेंज कर गया, तो अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। ठीक, एक बात और सर, ये बात तो ये समझ में आ गई, लेकिन इनर्शिया सर क्या है? ये फिजिक्स में कोई यूनिट वगैरह तो इसका होगा? कभी कभी हमको सुनने में आया, कह दिया किसी ने इनर्शिया का भी यूनिट होता है। इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, ये एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, एक बॉडी के हालात हैं, उसकी स्थिति है, टेंडेंसी है। रोना,
ठीक है, हंसना, खुश होना, ये सब टेंडेंसी है। इनर्शिया इज ए टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, किसी पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है भाई, मास पर डिपेंड। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा वो उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही उसको स्टेट बदलने में दिक्कत होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रेस होता है, कहीं दौड़ रहे हैं, दो आदमी हैं, समझ रहे हैं इनर्शिया को मास पे कैसे डिपेंड करता है और किस तरह से इसके मतलब चेंजेज में जो रोल है इनर्शिया का उसको देखेंगे। सपोज कीजिए कि दोनों ही आदमी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, ये भी 50 और ये भी 50 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जा रहा है। इसका वजन है 30 kg, ठीक है, और नीचे वाला जो दौड़ रहा है उसका 120 kg, राइट। और एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया और यहीं पे रुकने के लिए कहा, बस रुक जाओ यहाँ, एकदम स्टॉप। तो ये जो 30 kg वाला आदमी है वो तो चेंज ऑफ स्टेट तुरंत करते हुए रुकना है तो रुक गया, लेकिन ये उतना जल्दी झटपट नहीं रुक पाएगा, ये थोड़ा जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा प्रयास किया तो गिरेगा, नीचे फॉल डाउन करेगा, यहाँ लुढ़ा हुआ रहेगा, यहाँ पर गिर जाएगा। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसको रुकने में क्यों देरी हुआ, ये क्यों, स्टेट बदलना है, मोशन से रेस्ट में आना है। तो मोशन से रेस्ट में आना है तो जिसका मास ज़्यादा है वो कहेगा हम चेंज नहीं करेंगे, उसको चेंज करने में समय लगेगा ज़्यादा इसके बनिस्पत, तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा और ये आसानी से रुक जाएगा। कौन सा रोल अदा किया, मोशन में इसका इनर्शिया, समझ रहे हैं बात ना, मास का रोल है, मतलब इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास, इनर्शिया टेंडेंसी है लेकिन ये मास पर डिपेंड करता है। जिसका ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। अब आपसे पूछे कि भाई ठीक है सर, एक बात बताइए कि आपका जो है ये कार का ज़्यादा इनर्शिया है या ट्रक का ज़्यादा इनर्शिया है। सिंपल सी बात है सर, ये सब क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, कार का ज़्यादा इनर्शिया कि ट्रक का ज़्यादा इनर्शिया। भाई ट्रक ज़्यादा वजन होता है, ठीक है, इनर्शिया इसका ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका आप सोचेंगे कार जितना जल्दी ब्रेक मारा रुक गया और उसी ब्रेक में सडनली ये भी ट्रक भी रुक जाएगा, एकदम एक ही साथ, दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, आप सुने होंगे कि बहुत हाई स्पीड में ट्रेन जा रही है और सडनली अगर ब्रेक लगाता तो ट्रैक से उतर जाता है, ठीक है, ट्रेन ट्रैक से डिट्रैक हो जाती है। यही कारण है, क्योंकि जितना ज़्यादा मास रहेगा उसको इंटरचेंज करने में उतना ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो समझ पाए इसको। इसके आगे फिर हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ को हम लोग लेंगे।